काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम लोग जीएस का जो रैपिड फायर सीरीज कर रहे थे, चलते चलते सीरीज में जो देख रहे थे हम लोग जीएस वाला सेक्शन, उसकी आज तीसरी सीरीज है। उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, खास करके यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जो एग्जाम आयोजित होता है पेट की परीक्षा, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया हो तो 2021 वाले पेट में एक प्रश्न आया था कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ये ऐसे जो मध्य स्तरीय परीक्षाएं हैं उसमें ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। आज उसी के मद्देनजर आज हमारा ये टॉपिक है कि भारत के गवर्नर जनरल, सामान्य जो परीक्षाएं होती हैं उसमें से ये सामान्य सा प्रश्न कि भारत के कौन से प्रथम गवर्नर जनरल हैं, कौन से अंतिम है, बंगाल का प्रथम कौन है, बंगाल का कौन सा अंतिम है, भारत के कौन से अंतिम हैं, स्वतंत्रता के पहले कौन से अंतिम है, स्वतंत्रता के बाद कौन से अंतिम है, और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन है। इस प्रकार से इसमें कई प्रकार से प्रश्न बनते रहते हैं और उसी के साथ में उसी की व्याख्या इस संदर्भ में कि एक्ट कौन से हैं, किस एक्ट के तहत वो बनाए गए और किस एक्ट के तहत उनमें बदलाव हुआ और वो एक्ट किस सन में आए हैं, उस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि ये चार्टर एक्ट किस सन में लागू हुआ था और उसकी सारी प्रक्रिया पूछी जाती है। उसी के साथ में एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि जो एक्ट लागू हुआ है उसके बारे में थोड़ा सा पूछा जाएगा कि उसके अंदर कौन कौन से मुख्य बातें रही हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं गवर्नर जनरल के संदर्भ में, उन चार्टर एक्ट के संदर्भ में कि प्रथम कौन है, अंतिम कौन है, या बीच में कोई ऐसे महत्वपूर्ण गवर्नर आते हैं जिनका कि इस इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान है, उनको भी हम लोग देखते चलेंगे। आइए देखते हैं सीधे टॉपिक को। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो 1600 ईस्वी का एक चार्टर एक्ट था, 16वीं शताब्दी का चार्टर एक्ट, उसी चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इस सामान्य सी बात से लगभग सारे लोग परिचित होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस सन में हुई थी, 1600 ईस्वी में। उसी समय एक चार्टर एक्ट आया था इंग्लैंड में, इसी के तहत एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई जो कि एक व्यापारिक कंपनी थी। बाद में वो राजनीतिक और अन्य प्रकार की कंपनी बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई। उसी के बाद आता है सबसे पहले सीधा प्रश्न कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था। आइए देखते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। इसका शासनकाल क्या है? 1757 से 1760। यह बनाया कब गया? जो प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757। 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इस समय से ये जो एक पूरी तरीके से व्यापारिक कंपनी थी, इसने शासन का भी मन बना लिया और पूरे बंगाल पर अंग्रेजों का पूरी तरीके से शासन हुआ। इसलिए रॉबर्ट क्लाइव को बंगाल का पहला गवर्नर बनाया गया। इसी के समय में द्वैध शासन लागू हुआ। क्या लागू हुआ? द्वैध शासन। कहां पर? बंगाल में। बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ। द्वैध शासन के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। द्वैध शासन का मतलब सीधा सीधा दोहरा शासन। जैसे इसको हम समकालीन परिस्थिति में अगर देखें तो भारत में केंद्र शासित राज्य जो दिल्ली है, उसमें भी हम देखते हैं कि करीब करीब वैसा ही है द्वैध शासन, कि प्रशासन किसी और के हाथ में है, उत्तरदायित्व तो किसी और का है और शासन कोई और कर रहा है, इस तरीके से है। तो मूल रूप से द्वैध का जो मतलब है, यह हमने लिखा है, अधिकार और उत्तरदायित्व अलग अलग होते हैं, कि अधिकार किसी और का है, उत्तरदायित्व किसी और का है। अगर इस अंग्रेजों के समय के द्वैध शासन की बात करें तो इसमें यह है कि शासन किसी और के हाथ में है, मतलब सुरक्षा, सैनिक और राजस्व मालगुजारी का मामला अंग्रेज देख रहे हैं। प्रशासन की जिम्मेदारी इन्होंने वहां के राजा को, नवाब को दे दी है। यही है द्वैध शासन का मतलब। और ये प्रश्न बार बार आता है कि द्वैध शासन सबसे पहली बार कब लागू हुआ, तो यहीं पर आप देख लें, रॉबर्ट क्लाइव के समय में द्वैध शासन भारत में लागू हुआ। एक टिप्पणी आती है, थोड़े से जो स्तरीय एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी का आरओ एग्जाम है, पीसीएस के एग्जाम है, या फिर पेट में भी, या यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित जो भी एग्जाम होते हैं, उसमें एक वाक्यांशों का प्रश्न आता है कि वाक्य किसके हैं ये।
जैसे अगर देखें द्वैत शासन के बारे में, एक वाक्य है कि बेशर्मी व लूट का काल, किसने कहा है? पर्सिवल स्पीयर ने। किसने कहा? पर्सिवल स्पीयर ने द्वैत शासन को बेशर्मी व लूट का काल कहा। और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में इन्हीं पर्सिवल स्पीयर ने भविष्य का अग्रदूत कहा। क्या कहा? भविष्य का अग्रदूत कहा। और द्वैत शासन को इन्होंने बेशर्मी व लूट का काल कहा। ठीक है, इसी द्वैत शासन को के.एम. पणिक्कर ने डाकुओं का राज्य क्या कहा? डाकुओं का राज्य कहा। द्वैत शासन जो लूट की तरह थी, इसको क्या कहा? डाकुओं का राज्य। साफ तौर पे जाहिर है कि शासन कोई और कर रहा है, राजस्व कोई और वसूल रहा है, सैनिक उसके हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी किसी और के पास है। तो कौन सी व्यवस्था होगी, आप लोग समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग आते हैं, यहां तो एक बात ये क्लियर हो गई कि रॉबर्ट क्लाइव भारत के नहीं बल्कि बंगाल के प्रथम गवर्नर हैं, रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद आते हैं हम लोग वारेन हेस्टिंग्स पर। वारेन हेस्टिंग्स 1772 से 1774 इनका जो काल रहा है, इनका दो पार्ट में काल रहा है। तो 1772 से 1774 में हम देखते हैं इनका शासनकाल रहा। रेगुलेटिंग एक्ट आया इसी के बाद में। कौन सा एक्ट आया? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। कहां का? बंगाल का। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। किसको? वारेन हेस्टिंग्स को। किस एक्ट के तहत? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसमें हुआ क्या कि बंबई प्रेसिडेंसी अलग थी, तीन मुख्य प्रेसिडेंसी थी, बंबई, मद्रास और बंगाल, जिसमें बंबई और मद्रास में जो गवर्नर होते थे उनको मिला करके और बंगाल को, तीनों को एक कर दिया गया। और तीनों में जो बंगाल के गवर्नर होते थे उनको क्या कहा गया कि बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। ठीक, इसके आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, एक बात और इसमें और देख लें कि जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, इसी के तहत इसी में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। क्या हुई? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। कब? 1774 में। रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया। अभी तक इसके पहले गवर्नर कहे जाते थे, अब ये गवर्नर जनरल हो गए। बंबई और मद्रास की प्रेसिडेंसी अब बंगाल के अंतर्गत आने लगी। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। उसके बाद एक एक्ट आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में। इसमें क्या हुआ? बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। बिहार और उड़ीसा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। इसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। एक थोड़ा सा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ, अब इसके बाद ये दोनों बताने का मुख्य कारण ये है कि सीधा सा प्रश्न यही आ जाता है कि पिट्स इंडिया एक्ट की स्थापना कब हुई? 1784 में। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट में आता है कि बिहार और उड़ीसा पर अधिकार अंग्रेजों का कब हुआ या किस एक्ट में हुआ? तो सीधे सीधे एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इसके बाद हम लोग आते हैं कॉर्नवालिस पर। लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका गवर्नर जनरल के क्रम में कोई प्रथम या अंतिम में नहीं है, क्योंकि हम लोग केवल प्रथम और अंतिम में ही पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ विशेषताएं इनकी रहे, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न इस पे आते हैं, इसलिए हमको इसको बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं कॉर्नवालिस को। कॉर्नवालिस 1786 से 1793, इनका जो शासनकाल रहा वो 1786 से कब तक रहा? 1793। इनको भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। इनके बारे में एक जानकारी, एक कई एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि इनकी समाधि कहाँ है। एकमात्र ऐसे गवर्नर जनरल हैं अंग्रेजों के जिनकी समाधि भारत में है। कहाँ है? समाधि इनकी गाजीपुर में है। अब आइए देखते हैं 1833 का चार्टर एक्ट।
1833 का चार्टर एक्ट। ये जो चार्टर एक्ट है, इसके तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। किस एक्ट के तहत? 1833 के चार्टर एक्ट के तहत लॉर्ड विलियम बेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। इससे पहले हम लोग यहां देख रहे थे, ये बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वारेन हेस्टिंग। ये 1833 में इनको भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। क्यों बनाया गया? कि जब यह एक्ट आया 1833 में, उस समय अंग्रेज भारत में जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, वो कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो इस प्रकार से ये भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हुए। इसी के साथ में यही बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए, क्योंकि अब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये रहा इनके बारे में, गवर्नर जनरल के संदर्भ में बंगाल के अंतिम लेकिन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनके समय को शांति व सुधार का युग कहा गया। इन्होंने कई प्रकार से सुधार किए, जैसे सती प्रथा का अंत 1829, ठगी प्रथा 1830, दास प्रथा 1832 और नरबल प्रथा। इस प्रकार से कई प्रकार की इन्होंने प्रथाओं को, जो कुरीतियां थी, उनको इन्होंने खत्म किया। और सती प्रथा के बारे में इनका सहयोग भारत की तरफ से राजा राम मोहन राय ने दिया था। ये इनके अंदर की एक जानकारी है कि इनके अंदर जो समाहित हो जाता है, जो प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। हालांकि हम लोग गवर्नर जनरल प्रथम व अंतिम के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ में ये महत्वपूर्ण जानकारी है जो इनसे सार गर्भित है, इसको भी हम लोग देखते चल रहे हैं। अब आगे आते हैं हम लोग। 1853 का एक चार्टर एक्ट आया। इसमें क्या हुआ? सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ की गई। कहां प्रारंभ की गई? सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं प्रारंभ की गई। कहां पर? भारत देश में। 1853 के चार्टर एक्ट में। इस क्रम में हुआ क्या कि 1863 में भारत में पहला आईएएस बना सत्येंद्र नाथ टैगोर जी। भारत में पहले आईएएस बने। हालांकि उस समय आईएएस को आईसीएस कहा जाता था। क्या कहा जाता था? आईसीएस कहा जाता था। 1853 के चार्टर एक्ट से भारत में सिविल सेवा के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाने लगी। इसी क्रम में 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर भारत के पहले आईसीएस बने। आगे देखते हैं भारत सरकार अधिनियम 1858। इसके बाद 1853 के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। इस अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वायसराय बनाया गया। क्या बनाया गया? भारत का पहला वायसराय बनाया गया। तो इस क्रम में हम लोग जान लें कि इनको वायसराय बनाया क्यों गया। 1858 में चार्टर एक्ट आया क्यों? 1857 का बहुत ही चर्चित भारत का जो विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम वाला विद्रोह हुआ था, उसके बाद इंग्लैंड की सरकार को यह महसूस हुई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन प्रशासन को छीन लिया जाए, प्रशासनिक कार्य उसको दिए जाए, लेकिन जो उसके अधिकार हैं, जो शासन के अधिकार हैं, उसको छीन करके उसने क्या किया कि ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। क्या चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी की जो बागडोर है, शासन की जो नियमों की बागडोर है, वह कहाँ चली गई? ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत। तो इसलिए इस विद्रोह के बाद 1858 का यह भारत सरकार अधिनियम आया। उसने क्या किया कि भारत का जो गवर्नर जनरल का पद था उसको खत्म करके वायसराय बना दिया, कि भारत के गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाएगा? वायसराय कहा जाएगा। और वह अब ब्रिटिश सरकार और जो वहां के किंग हैं उनके अधीन वो काम करेंगे, वायसराय। मुख्य रूप से इसमें यही जानना है कि ये इनमें जो है इसका नियंत्रण, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का नियंत्रण ब्रिटिश सरकार के हाथों में चला गया। इस प्रकार से लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय हैं और भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। कौन? लॉर्ड कैनिंग। आइए हम लोग देखते हैं अब भारत सरकार अधिनियम 1858 ईस्वी। इसमें क्या होता है कि ये अधिनियम जब आता है तो भारत में जो गवर्नर जनरल का पद चल रहा था उसको खत्म करके, उसको समाप्त करके
वायसराय के पद का सृजन हो गया। वायसराय का मतलब है कि गवर्नर जनरल जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख होता था, वह उसकी स्वायत्तता को खत्म करके ईस्ट इंडिया कंपनी के हिसाब से ना हो करके ये क्या किया गया, इसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कर दिया गया। किसके हाथों में कर दिया गया? ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत इसको कर दिया। किसको? वायसराय को। इसका कारण क्या है? हम लोग जानते हैं कि 1857 में भारत का एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था, जिसको भारत का स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। कौन सा? 1857 में। इस विद्रोह के बाद जो थी स्थितियां बदल गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन करने के योग्य नहीं रह गई है, उसके हाथों से सत्ता को छीन लिया जाए और इसको ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाए। तो उसी क्रम में उस समय भारत के गवर्नर जनरल 1856 से 62 के समय में लॉर्ड कैनिंग भारत के गवर्नर जनरल थे, तो उन्हीं को गवर्नर जनरल से हटा करके उनको अब वायसराय बना दिया गया, अर्थात उसी पद को अब वायसराय कहा जाने लगा। मुख्य अंतर यह है कि अब वह ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत हो गया है, ब्रिटिश क्राउन के या ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत हो गया। कौन? वायसराय। तो इस तरीके से लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं तथा भारत के प्रथम वायसराय हैं। कौन? लॉर्ड कैनिंग। इसी समय में एक कैग की स्थापना हुई। कैग का मतलब महालेखा नियंत्रक परीक्षक, जो इस समय है उसी को महालेखा परीक्षक कहा जाता था। इसकी स्थापना किस समय हुई? लॉर्ड कैनिंग के समय में इसकी स्थापना हुई। ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में इसकी स्थापना हुई? किसकी? कैग की। नियंत्रक व महालेखा परीक्षक जो कहा जाता है, वह महालेखा परीक्षक का पद था। उसके बाद देखते हैं इसी क्रम में कि 1860 ईस्वी में आईपीसी, इंडियन पीनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड जो है उसका गठन किया गया। उसकी स्थापना हुई। किसने किया? मैकाले ने। किस समय? यही लॉर्ड कैनिंग के समय में। इन्हीं लॉर्ड कैनिंग के समय में ही 1861 में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी की भी स्थापना की गई। 1861 में सीआरपीसी की, 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीसी की स्थापना हुई लॉर्ड कैनिंग के समय में। उसी के बाद इसी क्रम में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया, जिसमें बंबई, कलकत्ता, मद्रास तीनों जगह एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। किस समय? इन्हीं लॉर्ड कैनिंग के समय में। प्रश्न यही पूछा जाता है कि इन्हीं के समय में 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम पारित किया गया। बंबई, कलकत्ता, मद्रास में तीनों जगह एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सन आप याद कर लें 1861। कौन कौन से? बंबई, कलकत्ता, मद्रास। 1860 में आईपीसी, 1861 में सीआरपीसी। किसके समय में? लॉर्ड कैनिंग के समय में, जो कि अब भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे। आइए आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद आया भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। क्या आया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। उस समय लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। उसको आप चाहे गवर्नर जनरल कहें चाहे वायसराय कहें, लेकिन मुख्य पद क्या था? वो वायसराय का था। तो इस प्रकार से जब ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आया, भारत आजाद हो गया। उसी समय का है। इस अधिनियम के अंतर्गत लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। क्या हैं? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल हैं। और जो जबकि भारत स्वतंत्र हो गया है, इसलिए स्वतंत्र भारत के ये प्रथम गवर्नर जनरल हैं। क्या हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल हैं। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि उस समय इनका शासनकाल चल रहा था। 1947 में भारत को आजादी मिली, तो ये अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल हुए और स्वतंत्र भारत के ये क्या हैं? प्रथम गवर्नर जनरल हैं। अब आइए देखते हैं स्वतंत्रता प्राप्त के बाद स्वतंत्र भारत का प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, ये अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल हैं। ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं अंग्रेज। अब स्वतंत्र भारत का
प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। कौन है? सी राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? सी राजगोपालाचारी। 1948 से 1950 तक रहे, क्योंकि 1950 में भारत गणतंत्र घोषित कर दिया गया, संविधान की स्थापना हो गई। अब भारत में गवर्नर जनरल वायसराय का पद हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया। यहां पर गणतंत्र के हिसाब से राष्ट्रपति के पद का सृजन किया गया और 1950 के बाद से यहां पर जो भारत का प्रमुख हुआ, जो सर्वे सर्वा होने लगा, वो भारत का राष्ट्रपति होने लगा। इस प्रकार से हमने भारत में जितने गवर्नर थे, प्रथम, अंतिम, वायसराय प्रथम और अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, स्वतंत्रता के पहले, स्वतंत्रता के बाद, इस प्रकार से हमने एक पूरी चर्चा पर चर्चा कर ली है। उनके साथ जो उनके महत्वपूर्ण बिंदु थे, उनकी कार्यशैली, उनका जो क्रियान्वयन था, उन्होंने जो कार्य किए थे, उसको हमने देखा। जिन चार्टर एक्ट, जिन अधिनियम के अंतर्गत उनका चयन हुआ था, उनके पद का सृजन हुआ था, उसको हमने देख लिया। उनके सन के साथ देख लिया। जो भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उन पे हम लोगों ने पूरी चर्चा पर चर्चा कर ली है। आइए एक बार अंतिम में एकदम शार्ट में थोड़ी सी एक रूपरेखा बना लेते हैं, इसको समराइज कर लेते हैं थोड़ा सा, नहीं तो ये टोटल जैसे खिचड़ी जैसे बन जाएगा। जब उसको समराइज जब तक नहीं करेंगे तो थोड़ा सा दिमाग में कम बैठेगा। आइए बस 2 मिनट में इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर था। वारेन हेस्टिंग बंगाल का अंतिम गवर्नर था, लेकिन बंगाल का ये प्रथम गवर्नर जनरल था। बंगाल का अंतिम गवर्नर, लेकिन कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। क्या था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल, स्वतंत्र भारत के प्रथम अंग्रेज गवर्नर जनरल। और अंत में स्वतंत्र भारत के प्रथम व अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी। कौन थे? सी राजगोपालाचारी। इस तरीके से हम लोगों ने ये देख लिया कि गवर्नर जनरल में प्रथम और अंतिम के संदर्भ में देखा गया कि कौन प्रथम व अंतिम थे, उनकी जो सूची थी, उनकी जो कार्यशैली थी, जो कार्यक्रम थे, उनका जो शासनकाल था, मुख्य कार्य, सन के साथ जो प्रश्न पूछा जाता है उसको हम लोगों ने किया। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। इस तरीके से गवर्नर जनरल के संदर्भ में हमारी आज की वीडियो यहीं खत्म होती है। भारत के आधुनिक इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे जैसे कि विद्रोह हो गए, भारतीय आंदोलन हो गया, जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस पर भी हम लोग एक वीडियो लेकर के आएंगे। हम लोगों की ये सीरीज चलती रहेगी जिसमें कम से कम समय में हम लोग अधिकाधिक अंक अर्जित कर सकें। अभी पेट का एग्जाम होने वाला है, जो भी नजदीक में एग्जाम होंगे, इस तरह की सीरीज हम लोगों की चलती रहेगी। कैसा रहा वीडियो आप लोग कमेंट में इसको जरूर बताएं। आपको ठीक लगे तो उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सारी चीजें आप कर सकते हैं। ठीक नहीं लगता है फिर भी आप इसको एक बार देख करके इसका एक नोट्स बना लें, तो आपको कम समय में अधिक से अधिक अंक पाने का एक सामान्य सा अवसर प्राप्त होगा। इसी के साथ धन्यवाद।